Hello guys, so today's topic is fundamental rights. It comes under part 3 of the Indian Constitution and it's one of the most highest yielding topics of any exam. So let's get into it. It's very easy. Don't worry, I've got your back. अब सबसे पहले तो what are fundamental rights? Why is every exam talking about fundamental rights? क्यों हर एग्जाम में ये बहुत high yielding topic है? So one of the basic answers is देखो they are basic rights guaranteed by the constitution. अब कोई चीज़ constitution guarantee कर रहा है तो उसके पास एक weightage होती है. Okay, one of the core purposes is to protect individual liberty, ensure equality and promote justice, dignity and freedom for all. Otherwise, how do you think कि हमें अपने rights अपनी बात करने का मौका मिलेगा? And for that it needs to be enforceable, right? And that's where it comes the best part. Courts enforced by courts through constitutional remedies, basically Article 32. That's why I said constitutional weightage है. This is why it's important. So now that we know fundamental rights क्या है and what's the purpose, let's now understand कि वो किसके लिए है. It's basically for citizens and non-citizens. हम नॉन सिटीजन्स को ही एलियंस कहते हैं. वो फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस होते हैं. ठीक है, एनिमी एलियंस में जैसे पाकिस्तान आ गया एट्सेट्रा. ठीक है, सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंडली एंड एनिमी एलियंस. अब कुछ बेसिक सी बात, दैट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यूएसए. एज यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. बस ये याद रख लो, इट्स कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ये तुम्हें दिख जाएगा एग्जाम. ठीक है, तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 12. सो इट्स बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट में क्या क्या आता है. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट आता है. ठीक है, आर्टिकल 13 बेसिकली सेज एनी लॉज दैट गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड. इट गिव्स कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि वो वॉइड कर सकते. देखो, अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट फंडामेंटल राइट पे, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. इट गोज फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. सबसे पहले आर्टिकल 14, इट सेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विच मीन्स तुम, मैं, प्रधानमंत्री जी, हम सब इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ. ठीक है, आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो हम किसी को उनकी कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सबके बेसिस पे हम किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. मोस्टली भी देखो सही तो होता है नहीं है. ठीक है, आर्टिकल 16 सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एज सिंपल एज दैट. आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18 सेज अबॉलिशन ऑफ टाइटल. सो देखो, ये एक अच्छा टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इफ़ यू वांट, ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. मैं इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगी आप सबके. नाउ कम्स हमारा अगला फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम. इट गोज फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. तो अब सबसे पहले आ जाता है हमारा आर्टिकल 19. इट गारंटीज 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स टू सिटीजन्स. और इस पर देखो, मैंने एक वीडियो ना बना रखी है, तो मैं वो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना. ठीक है, ऑल्सो आर्टिकल 19 को ही हम क्लस्टर ऑफ राइट्स कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना. ठीक है, आर्टिकल 20 बेसिकली सेज कि जो हमारे इट प्रोटेक्ट्स पीपल एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स. ठीक है, अब इसके अंदर ना कई सारी चीज़ें आती है. देखो, एक होती है कि एक पर्सन को जब वो क्राइम हुआ था, जो उस टाइम के हिसाब से उसके लिए पेनल्टी थी वही दी जाएगी. ठीक है, दूसरा ये, एक इंसान को एक से ज़्यादा बार उस क्राइम की सज़ा नहीं दी जाएगी और किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी गलती मानो. वही पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है. आर्टिकल 21 भी बहुत बड़ा राइट है. इफ़ यू वांट, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. एंड आर्टिकल 22 हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन मेनली की बात करता है, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन. आर्टिकल 21 जैसे मैंने लिखा है वो देख लो. Here comes our third fundamental right, that is right against exploitation. It goes from article 23 to article 24. ठीक है, आर्टिकल 24 इज बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ऑल्सो बेगिंग. ठीक है, कि इट्स पनिशेबल अंडर लॉ कि आपको बोथ स्टेट या इंडिविजुअल नहीं करा सकते फोर्स्ड लेबर. ठीक है,
एंड आर्टिकल 24 says बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि आप किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को किसी हैजार्डियस माइन में या ऐसे फैक्ट्रीज में हमें काम नहीं करा सकते, ठीक है। फैमिली बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट अलाउड होता है, लेकिन नॉन हैजार्डियस आफ्टर स्कूल आवर्स, बट अदर देन दैट नहीं होता है। अब आते हैं हमारे चौथे फंडामेंटल राइट पे, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट गोज फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 25, इट सेज राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन, मतलब मुझे जो रिलीजन फॉलो करना है मैं कर सकती हूँ, नहीं करना मैं नहीं करूँगी। स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज लाइक मैनेजिंग टेम्पल्स एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिकल 26 बेसिकली सेज के राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो एक बात ना इसमें ध्यान रखना कि ये ग्रुप्स या डिनोमिनेशंस को अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स को नहीं। बेसिकली यू कैन मैनेज योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब आर्टिकल 27, ठीक है, इट सेज बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। कोई ना आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना रिलीजन प्रमोट करना है या मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए आपको टैक्स देना है, ऐसा नहीं कर सकता कोई। डोनेशंस अलाउड है, टैक्स के लिए कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, मतलब कंपेल्ड नहीं हो। आर्टिकल 28 देखो, अगर कोई जो स्कूल है वो स्टेट रन है, उसमें आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशनल टीचिंग्स नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं हमारे अगले फंडामेंटल राइट पे, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इट गोज फ्रॉम आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। अब देखो जल्दी, आर्टिकल 29 जो होता है, इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अगर कोई एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है जिनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर अलग है, डिफरेंट है, तो उन्हें हक मिलता है उसे कंजर्व करने का। ऑल्सो अगर ऐसा कोई सिटीजन किसी मतलब अगर कोई सिटीजन है जो कि स्टेट एडेड या स्टेट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो आप उसे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसका कल्चर लैंग्वेज अलग है। अब आर्टिकल 32 बेसिकली सेज कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस स्टेट वाइज। Last but not least, one of the most important ones, Article 32, that is right to constitutional remedies, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में भी किया था। घबराओ मत, I've got you covered। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। आर्टिकल 33 बेसिकली सेज कि पार्लियामेंट के पास ना एक पावर होती है कि वो रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है। बट हाँ ये ध्यान रखना, दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। आर्टिकल 34 सेज मार्शल लॉ रिस्ट्रिक्शंस। देखो ये ना रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग मिलिट्री रूल इन और या फिर जिस एरिया में भी मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं है कि मार्शल लॉ क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 35 सेज कि ना पार्लियामेंट के पास, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं गिवन इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हमें इतना पता लग ही गया है, तो कुछ छोटी मोटी बातें वो भी याद कर ही लेते हैं, क्या जाएगा, ठीक है। अब देखो ओरिजिनली ना 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो कि अब 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 वाज रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 जो सभी सिटीजन्स के पास है। और सुनो, हर फंडामेंटल राइट में, ऑलमोस्ट हर फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। इफ़ यू वांट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हारे लिए अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगी। आई होप आप लोग को सारे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से समझ में आ गए हों, बट स्टिल अगर आपको ये अच्छे से याद रखने हैं तो मैं एक मेमोरी ट्रिक आपको बता रही हूँ, दैट गोज EFERCR, ठीक है। E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फ्रीडम, E for exploitation, R for religion, C for cultural and educational rights, and R for constitutional remedies. Go crack it.